नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में हुए शामिल। 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 62 करोड़ रुपए जारी। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीट के लिए आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। अमित शाह सासाराम में, राजनाथ सिंह गयाजी में, योगी आदित्यनाथ ने अररिया में की चुनावी रैली। वहीं महागठबंधन के कई नेता चुनाव प्रचार में जुटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर करेंगी चर्चा। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी। आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। तीनों आतंकी देश में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की रच रहे थे साजिश। और फिडे विश्व कप 2025 में 4 भारतीय खिलाड़ी अर्जुन, प्रज्ञानानंद, हरिकृष्णा और प्रणव ने चौथे राउंड में बनाई जगह। विश्व चैंपियन डी गुकेश तीसरे दौर में हारकर हुए बाहर। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। रजत जयंती समारोह देहरादून में आयोजित किया गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और सुनहरे भविष्य कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने राज्य के लिए संघर्ष करने वालों और बलिदान हुए लोगों को भी नमन किया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के विकास से संबंधित 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें सोंग बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य में पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन में सहायक होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज उत्तराखंड में पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि जब राज्य की स्थापना हुई थी उस वक्त बजट 4,000 करोड़ रुपए का था, आज 1 लाख करोड़ रुपए का है। ऐसे में राज्य को अगले 25 साल का लक्ष्य तय कर उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल ये है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें यह पता होगा हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले
तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य के विकास में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इन रुकावटों का सामना बड़ी कुशलता और दक्षता के साथ किया है। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा नियंत्रण कानून जैसे राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर साहसिक नीति अपनाई। प्रदेश में तेजी से उभर रहे जमीन कब्जाने और डेमोग्राफी में बदलाव जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी भाजपा सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी उत्तराखंड राज्य की विकास यात्रा की कहानी को बयां करती है। प्रदर्शनी में उत्तराखंड की कला संस्कृति की झलक भी प्रदर्शित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं बागवानी, नवाचार, स्वयं सहायता समूहों, एडवेंचर स्पोर्ट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े व्यवसायियों और स्थानीय लोगों से संवाद किया। लोगों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। लोगों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वो लोग कैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड वासियों से पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। बिहार चुनाव में एनडीए ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा दी है। प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको तय करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को एक विकसित बिहार बनाना है या इसे जंगल राज में वापस ले जाना है। आपको यह फैसला करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है या फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आपको ही करना है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं, भारत तो विकसित भारत बनने जा रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार के सासाराम में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को कभी भी सत्ता में वापस नहीं आने देगी। ये जंगल राज वाले इस बार चेहरा बदल कर आए हैं, कपड़ा बदल कर आए हैं, वेश बदल कर आए हैं, मगर उनका निशान तो लालटेन और पंजा ही है। सासाराम वालों, घुसने मत देना, वरना फिर से आगे बढ़ रहा बिहार जंगल राज से तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल और तेजस्वी की पदयात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए की गई थी। क्या आप ऐसी सरकार लाना चाहेंगे जो घुसपैठियों को बचाने का काम करती हो? अभी कुछ दिन पहले राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था। यात्रा का उद्देश्य क्या था? यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए। लालू के बेटे और राहुल को जो करना है वो करने दो। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करें।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, वो लोग आज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। जिन लोगों का अतीत कलंकित है, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगे तो बिहार की जनता जनार्दन फिर से निर्णय लेने वाली है कि फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली अतीत के धनी बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? वही बिहार के असली अपराधी हैं। लेकिन बहन और भाइयों, जिन लोगों का अतीत कलंकित है, काला है, उन लोगों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। बिहार की जनता आशीर्वाद दे रही है और बदलाव के लिए वोट कर रही है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होना है। पिछले चुनाव में 10 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में आई थीं, जबकि 2 पर आरजेडी का कब्जा रहा था। इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मिथिला पेंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर मधुबनी में क्या है जनता के मुद्दे, इस चुनावी सफर में जानने की कोशिश की हमारे वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार के चुनावी सफर में अब हम पहुंचे हैं मधुबनी की चर्चा होते ही देश और दुनिया में मधुबनी पेंटिंग की चर्चा हो ही जाती है। और इस वक्त हम एक दुकान पे मौजूद हैं जहां बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है। हम यहां जानने की कोशिश करेंगे मधुबनी शहर में कि आखिर जनता के बीच क्या मुद्दे हैं। मधुबनी के आसपास बहुत कुछ बदलाव हुआ। मेन मुद्दा है, पहले मेन मुद्दा पे बात किया जाए कि मुद्दा क्या है। देखिए, मेन मुद्दा है पलायन को कम से कम रोका जाए। मतलब कि जितने आप मजदूर जा रहे हैं बाहर के लोग, मतलब कि उसको कम किया जाए। यहाँ पे रोजगार का समस्या है, उसको कम किया जाए। मधुबनी जब आप 10-15 साल पहले देखते थे और अब देखते हैं तो कितना बदलाव? बहुत बदलाव लग रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव लग रहा है। क्या जैसे सड़क है, पहले कहीं जाने के लिए बहुत समय लगता था, आज के डेट में कहीं जाने के लिए समय नहीं लगता। अच्छा खासा रोड बन चुका है, शिक्षित बढ़ चुका है। बदलाव तो हुआ है। अब कहाँ जंगल राज है? जंगल राज तो पहले था और अभी के समय में बहुत कुछ सुधरा है। रोड, सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था हो चुका है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव हुआ है। नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस 20 साल में। लेकिन फिर भी एक जो होता है कि पलायन का समस्या, उसको कम से कम किया जाए। मैंने सुना है कि अपने पापा लोग से, अपने अंकल लोग से कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस टाइम फुल टाइम मतलब हर जगह जंगल राज दिख रहा था। दिस दैट कि कहीं भी किसी भी लेडीज़ को अगवा कर लिया जाता था, कहीं भी लूटपाट, आम बात, कॉमन था। बट आज आप भी ये नोटिस करते होंगे कि कहीं भी आप, अगर आप 10 बजे निकलो रात को, 11 बजे निकलो रात को, तो लड़कियां मतलब फ्रीली मूव करती है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित है। चुनावी सफर में मधुबनी में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, बिहार। और आइए अब सीधा चलते हैं बिहार के अरवल में, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। को खत्म किया है। चाहे 12 का नरसंहार हो, सोनेरी नरसंहार हो, बाथरा नरसंहार हो, हमारे अरवल की भूमि को लहूलुहान करा। और ये नरसंहारों की पूरी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बंद करी है। फिर से एक बार लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद आने का रास्ता साफ हो रहा है। उसको अरवल वालों को रोकना है, अरवल वालों को रोकना। भाइयों बहनों,
हम बिहार में नए इंडस्ट्री ला रहे हैं, फिनटेक सिटी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट कर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये माले वाले आ गए ना तो सारा उद्योग चला जाएगा, सारा उद्योग चला जाएगा। मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। मोदी जी ने 11 साल में बरौनी का खाद का कारखाना चालू किया, रीगा की शुगर मिल चालू की, 2 IT पार्क बनाए, एक टेक्सटाइल पार्क बन रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में 25 नई गन्ना मिलें लगाने का काम भी हमारी NDA सरकार है। ये माले वाले आए, एक कम्युनिस्ट घुसेंगे तो सारा इंडस्ट्री को भगाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये लाल झंडे वालों को अरवल में रोक लेना, यहां से पटने तक न जाए, पटने तक न जाए। रोकोगे ना? अरे युवाओं बोलो, रोकोगे ना? भाइयों बहनों, अभी थोड़े समय पहले राहुल बाबा ने एक यात्रा निकाली थी, बड़ी यात्रा निकाली। राहुल बाबा कभी 15 दिन तक धूल नहीं फाकते, रोड पर निकले, 15 दिन तक रोड पर निकले। और भाइयों बहनों, यात्रा किसके लिए थी? बिहार के युवाओं के कल्याण के लिए थी? ना भाई। बिहार के दलितों के लिए थी? ना। बिहार के अति पिछड़ा गरीब और माताओं बहनों के लिए थी? ना। यात्रा थी घुसपैठियों को बचाने के लिए, यात्रा निकाला था घुसपैठिए को बचाने के लिए। अरवल वालों मुझे बताओ, बिहार में घुसपैठिए रहने चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहने चाहिए? भाइयों बहनों, एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी खा जाता है, हमारे गरीबों के राशन में हिस्सा मांगता है और देश को असुरक्षित करता है। ये कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, इतनी बड़ी हजारों में संख्या है, आपका किसी का वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? तो राहुल जी किसके वोट की बात कर रहे हैं? किसके? एक घुसपैठियों की वोट की बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? अरे जोर से बोलो, काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज च्यवन ऋषि की भूमि पर बताकर जाता हूं, ये राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। देश और बिहार से एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर निकालने का। भाइयों बहनों, उनको बिहार के युवाओं से ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता। भाइयों बहनों, बाबा साहेब आंबेडकर का नाम उनके लिए चुनाव में लेने के लिए, बाबा साहेब जिंदा रहे तब तक ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का विरोध किया, मरने के बाद भी, इनके अवसान के बाद भी इतने बड़े व्यक्ति के सम्मान में कुछ नहीं किया। उनको भारत रत्न भी। बिहार से गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा को आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहे पटना से लेकर के इटली तक कितनी भी रैलियां निकाल लें, हम बिहार से और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को बिहार के युवाओं से ज्यादा
बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है, इसीलिए वो कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंच गई हैं। राजधानी लुआंडा पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत अंगोला के विदेश मंत्री ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इस दौरान कृषि, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। इन बैठकों के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर और उनका आदान प्रदान किया जाएगा, इसकी संभावना बताई गई है। दोनों राष्ट्राध्यक्ष संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित करेंगे और इसके बाद आयोजित भव्य भोज में भाग लेंगे। आज दिन के अंत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के तेल मंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। गुजरात ATS को बड़ी सफलता मिली है। आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्कता के बीच ATS ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अडालज टोल प्लाजा के पास से डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद पुत्र अब्दुल खादर जिलानी, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद सुलेमान, आज़ाद पुत्र सुलेमान सैफी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। गुजरात ATS की टीम टेक्निकल सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से ये सफलता मिली है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये आतंकी देश में किन जगहों पर हमले की साजिश रच रहे थे। उनके पास 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया। गुजरात ATS का कहना है कि आतंकियों की फंडिंग और हथियारों की डिलीवरी को लेकर आगे छानबीन की जा रही है। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान, जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहाँ से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो उस जगह के जो फोटो, वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात ATS की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशंस के बाद में हम आपको बता पाएंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर महाराज जी के स्मरणोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया और दिगंबर परंपरा के पुनरुद्धार में उनके योगदान को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद जैसे जैन आदर्श आज की दुनिया में शांति और सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने भगवान बाहुबली की प्रतिमा और चंद्रगुप्त मौर्य के त्याग का उल्लेख किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राकृत भाषा और प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के मेयर इंजीनियर अब्दुल्ला बिन खमीस अल जैदी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुलाकात की तस्वीरें साझा की। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच गहरे होते संबंधों, आपसी सहयोग और मित्रता के अवसरों पर चर्चा हुई।
संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इस पर भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों में कोई दम नहीं है। कांग्रेस केवल जनता के पैसे की बर्बादी कर सत्र चलने नहीं देना चाहती। पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कांग्रेस ने की है। संसद का सत्र चलने नहीं दिया गया, तख्तियां लेकर के नारेबाजी करके पूरे सत्र को बिगाड़ दिया। अब उनसे इतना ही अनुरोध है, कम से कम इस बार इस शीतकालीन सत्र को चलने दें, तो जनता के जुड़े बहुत से मुद्दों पर हम सार्थक और पर्याप्त चर्चा संसद में कर सकेंगे। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस बीच भारत सरकार और चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल को लेकर जो चिंताएं थी वो अब सच साबित हो रही हैं। एसआईआर शुरू होने के 7 दिनों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के जिलों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य छोड़ने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रविवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। खुद तृणमूल के उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बताते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले यहां कई बांग्लादेशी रहते थे। अब सभी झुग्गियों में ताला बंद है। जब झुग्गी निवासियों के बारे में पूछा गया कि वो कहां गए, तो क्षेत्र के स्थानीय टीएमसी नेता ने बताया कि कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। यह सिर्फ एकमात्र न्यू टाउन की बात नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद से बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर के ताराली हाकिमपुर सीमा क्षेत्र से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बांग्लादेशी सतखीरा, बागेरहाट, नारायल, जशोर के निवासी हैं। 1 नवंबर को बीएसएफ ने नदिया के तेहट्टा से सेलिना खातून नाम की एक महिला को पकड़ा। इसी तरह भारतीय जवानों की तत्परता के कारण बुधवार को सिलीगुड़ी के बैंगडूबी मिलिट्री स्टेशन में सुरक्षा कारणों से तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से बांग्लादेशी नागरिक पहचान पत्र के साथ साथ भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड भी मिला, जिसके संबंध में सेना की ईस्टर्न कमांडर मुख्यालय विजय दुर्ग ने बताया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारतीय पहचान पत्र बनवाकर इस देश में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर ममता बनर्जी के रुख को लेकर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एसआईआर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को कोई परेशानी है तो उन्हें चुनाव आयोग या अदालत का रुख करना चाहिए। Chief Minister is doing the petty politics that I can say. TMC is trying to create a narrative to stop the SIR. The thing is that SIR is done by Election Commission of India. If you have any objection, you should proceed to the Election Commission of India and you can go to the court. Our demand is special provision because Bengal is a special state. During the partition, it has been bifurcated into 2 parts. So special provision should be there for the refugees because they have applied for the CAA. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने हमेशा भ्रम फैलाकर चुनाव लड़ने का काम किया है। यह विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है। जब चुनाव आएगा तब एक झूठी कहानी बनाई जाती है। इन लोगों को एसआईआर जैसे मुद्दे दिख रहे हैं जिसमें ना सरकार का कुछ लेना देना है, ना हमारे प्रदेश के वासियों का कुछ लेना देना है। चुनाव हमेशा इन लोगों ने भ्रम फैलाकर लड़ने का काम किया है। आप देखिएगा कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बन गया है कि जब जब चुनाव आएगा तो एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, डराया जाता है। लोकसभा के वक्त तो बात की थी ना इन लोगों ने आरक्षण की, क्या बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा। आज 1.25 साल से ज्यादा होने को आया है मेरी केंद्र की सरकार को बने हुए। आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म हुआ या किसकी कहाँ की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो बार बार झूठ बोलकर इस बार इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बनाया, लोगों को डरा रहे हैं कि भैया आपका वोट छीन लिया जाएगा, वोट खत्म कर दिया जाएगा। पर एक बार भी इन्होंने अधिकृत आपत्ति दर्ज कराना जरूरी नहीं समझा।
भारत और मलेशिया ने द्विपक्षीय सहयोग को नई गति देते हुए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत IIT मद्रास ग्लोबल और ASEM ने सेमीकंडक्टर कौशल कार्यक्रम और सेलेंगोर विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक आदान प्रदान की पहल की है। वहीं NSIC इंडिया और SME कॉर्प मलेशिया ने उद्यमिता विकास और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा CCRH इंडिया और साइबर जया विश्वविद्यालय के बीच होम्योपैथी शिक्षा में सहयोग पर भी समझौता हुआ। भारत और मलेशिया के बीच इन समझौतों से शिक्षा, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत से ले जाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का एक अंश भूटान की राजधानी थिम्पू के प्रमुख मठ ताशी छोटजोंग में स्थापित किया गया है। यह मठ भूटान की सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का केंद्र है। थिम्पू में भारतीय दूतावास के अनुसार भूटान के प्रधानमंत्री छरिंग तोब्गे, कई मंत्री और केंद्रीय मठ के वरिष्ठ लुपेन, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार इस समारोह में शामिल हुए। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार से शुरू होने वाली 2 दिन की भूटान यात्रा से पहले हुआ है। थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को पारंपरिक चिपड्रेल शोभायात्रा, प्रार्थनाओं, समारोहों और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ताशिचोटजोंग के ग्रैंड कुएंड्रे हॉल में स्थापित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि ये अवशेष 8 से 18 नवंबर तक थिम्पू में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। ये भारत और भूटान के बीच गहरी आध्यात्मिक संपर्क का प्रतीक है। इन अवशेषों को भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष कहा जाता है। इन्हें नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। ये पवित्र अवशेष दूसरी बार भारत से भूटान भेजे गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है नीति, प्रगति और जनता परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में विधानमंडल। CPA इंडिया रीजन जोन 3 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जहां वो क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करके साझा समाधान तलाशते हैं। ये मंच आर्थिक विकास, नीतिगत मुद्दों जैसे विषयों को कवर करता है और पूरे क्षेत्र के लिए एक मजबूत एकजुट आवाज विकसित करने में मदद करता है। ये क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, संसदीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा विकास तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे विशेष क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की राष्ट्रगीत से दूरी बनाए रखने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बर्क का मानना है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं, इसलिए वो इस गीत को नहीं गा सकते। साथ ही बर्क का कहना है कि वो देश से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन इसकी इबादत करें ये इन्हें मंजूर नहीं। दादा मोहतरम बर्क साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ और मैं इस चीज़ से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता। रही बात जनगण मनगण, हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब के प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है। क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। 93वें वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के लाचित घाट पर भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना के जाबाज पायलट्स ने आसमान में रोमांचक करतब दिखाकर लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में वायुसेना के विभिन्न विमानों ने अपनी अद्भुत उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, छात्र और वायुसेना के पूर्व सैनिक मौजूद रहे। दर्शकों ने देश की वायु शक्ति और पायलट्स की कुशलता को देखकर जमकर तालियां बजाई।
भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य ने टोक्यो में एकजुट होकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। देशभक्ति और गर्व से भरपूर इस आयोजन ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूत किया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की यात्रा पर हैं। आपको बता दें, राजधानी लुआंडा में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अंगोला से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति का स्वागत।
तो आप देख रहे थे अंगोला से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के दो अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं और पहले चरण में अंगोला वो पहुंची हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया, राष्ट्रगान बजाया गया और साथ ही साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि ये जो अंगोला यात्रा है ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का ये अंगोला की इस यात्रा का ये पहला दौरा है और इस दौरान भारत और अंगोला के संबंध और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो अंगोला की यात्रा पर गए थे और इस लिहाज से भारत और अंगोला के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूती इसके माध्यम से मिलेगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस अंगोला की यात्रा के बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश बोत्सवाना की यात्रा पर जाएंगे। एक बार फिर से रुख करते हैं राष्ट्रपति के अंगोले दौरे की तस्वीरों का। Esse fotógrafo está a entrar muito, né? तस्वीरें आप देख रहे हैं अंगोला से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया और इस दौरान अंगोला सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिवादन किया और उनसे मुलाकात की। भारत और अंगोला के संबंधों को मजबूती देने के लिहाज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं और उसके पहले चरण के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला पहुंची हैं और इस दौरान राष्ट्रपति के साथ जो शीर्ष अधिकारी भारत की तरफ से पहुंचे हैं उनसे परिचय कर रहे हैं अंगोला के प्रमुख। साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अंगोला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और कई सारे समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिलीपींस में इस साल के सबसे बड़े तूफान फुंगवोंग ने तट से टकराने से पहले आज देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। फुंगवोंग फिलीपीन के निकटवर्ती प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहुंच चुका है। फिलीपीन पहले ही कालमेघी तूफान के प्रभावों से जूझ रहा है, जिसकी वजह से कम 204 लोगों की मौत हो चुकी है। कालमेघी अब वियतनाम पहुंच चुका है, जहां कम से कम 5 लोगों ने जान गंवा दी है। फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्नांडीज मार्कोस जूनियर ने कालमेघी से हुए भारी नुकसान और फुंगवोंग के कारण होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आपातकाल घोषित कर दिया है। फुंगवोंग के साथ 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ हवाएं चल रही हैं, जो और तेज होकर 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। यह फिलहाल केटेन डुआनिस प्रांत के विरा कस्बे से लगभग 125 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रांत में इसके प्रभाव महसूस किए जाने लगे हैं। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अमेरिकी एयरलाइंस ने सरकार की ओर से लागू अनिवार्य उड़ान कटौती के दूसरे दिन 1460 उड़ानें रद्द कर दी। इसके साथ ही अटलांटा,
न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत 12 प्रमुख शहरों की हजारों उड़ानों में देरी हुई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इसके पीछे की वजह अमेरिका में शटडाउन के कारण हवाई यातायात नियंत्रकों की अनुपस्थिति बताई जा रही है, जिसका असर 37 हवाई अड्डों के टावर और अन्य केंद्रों पर पड़ा है। इससे पहले FAA ने हवाई यातायात नियंत्रण सुरक्षा चिंताओं के कारण एयरलाइंस को शुक्रवार से 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर दैनिक उड़ानों में 4% की कटौती करने का निर्देश दिया था। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा शनिवार को आधिकारिक दौरे पर अमेरिका पहुंचे। शरा सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 1946 में सीरिया की स्वतंत्रता के बाद किसी सीरियाई राष्ट्रपति की यह पहली आधिकारिक अमेरिकी यात्रा है। मई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सीरियाई राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। रूस द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइलों के हमले में यूक्रेन के 3 क्षेत्रों में 10 लोगों की मौत हो गई है और प्रमुख ऊर्जा अवसंरचना सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। खबरों के अनुसार हमले में 28 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया कि हवा, जमीन और समुद्र से दागे गए ड्रोन और मिसाइलों ने महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने यूक्रेनी सेना द्वारा दागे गए 2 निर्देशित हवाई बम और 178 मानव रहित हवाई वाहनों को मार गिराया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को पणजी के मीरामार बीच पर आयोजित आयरनमैन 70.3 प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। इस प्रतियोगिता में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और पार्टी नेता के अन्नामलाई समेत 31 देशों के 1300 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोवा जैसे छोटे राज्य में इस तरह के इवेंट आयोजित करना बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने आयरनमैन 70.3 के आयोजन की सराहना की और कहा कि इसे सफल बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये गर्व की बात है और ये गोवा की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है कि अब राज्य वेलनेस, खेल और सक्रिय जीवन शैली का प्रमुख गंतव्य बन चुका है। It gives me great pride to welcome you to the state of Goa. Along with me, here are all the dignitaries who are organizers of the Ironman 70.3. So congratulations for the Ironman for adding the sports in the states. Now the states is known for the sun, sand, sea and another is in sports. This year almost more than the 33 countries is participating in this event, and now the Goa has known the globally. In the last 5 years, more than the 68 countries participant had come specially for this event of the Ironman. फिडे विश्व कप 2025 में बड़ा उलटफेर हुआ है। विश्व चैंपियन डी गुकेश जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन से तीसरे दौर का मैच हारकर शतरंज विश्व कप से बाहर हो गए हैं। विश्व चैंपियन गुकेश पहले गेम में काले मोहरों से ड्रॉ खेल चुके थे। वहीं 4 भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा, अर्जुन अरिगैसी, पी हरिकृष्णा और प्रणव वी चौथे दौर में पहुंच गए। प्रज्ञानानंद ने आर्मेनिया के रॉबर्ट होव्हासनियान को हराया। हरिकृष्णा ने पहले गेम में सफेद मोहरों से जीत लिया था। अर्जुन और प्रणव ने भी काले मोहरों से ड्रॉ खेलकर अगले राउंड में जगह बनाई। वहीं 3 भारतीय टाई ब्रेक में पहुंचे। विदित गुजराती, कार्तिक वेंकटरमन और GM नारायणन ने दोनों गेम ड्रॉ खेले। अब आज वो टाई ब्रेक खेलेंगे। विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय सेना के अनुभवी निशानेबाज रविंदर सिंह ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मिस्र में चल रही चैंपियनशिप के पहले ही दिन रविंदर ने कमलजीत और योगेश कुमार के साथ मिलकर इसी वर्ग में भारत को टीम रजत पदक भी दिलाया। वहीं 2 बार की ओलंपियन इलावेनिल वालारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।